आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। वजारत पानी और बिजली सांझे की हंडिया, क्या लोड शेडिंग का खात्मा हो सकेगा और अब क्या वाकई एहतसाब होगा या एहतसाबी ड्रामा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एक आर्मी यूनिट को सॉक्स मोज़ों की शदीद किल्लत हो गई। एक दिन यूनिट के ऑफिसर ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि जवानों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि अब तुम लोग अपने पुराने और गंदे मोजे तब्दील कर सकते हो, और बुरी खबर यह है कि ये तब्दीली आप लोग एक दूसरे के साथ करोगे। ये वाकया सच्चा हो या ना हो, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस वाकये को पाकिस्तान में जमहूरियत से जोड़ते हैं, पाकिस्तान के ऐवान इक्तिदार से जोड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वही पुराने लीडर्स पार्टीज बदल बदल कर नित नए नारों और दावों के साथ बार बार सामने आते रहते हैं और अवाम हर बार यकीन करती है और फिर अपने ही यकीन पर एहतजाज भी करती है। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हुकूमतों को बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों को जो बदलता है वो समाज भी हो। कहा जाता है कि एहतजाज और इख्तिलाफ हमारा इज्तिमाई रवैया बन चुका है, हमारी सियासत का चलन बन चुका है। क्या वजह है कि एक जैसी सोच रखने वाली सियासी जमातें एक दूसरे से मीलों दूर खड़ी नजर आती हैं? अगर नजरियात एक हैं तो ये इख्तिलाफ किस बात का है, शख्सियत का या मफादात का? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में वो दिन कब आएगा, वो सुबह कब आएगी जब कौम एहतसाब अमली शक्ल में होता हुआ देखेगी? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है फैजुल हसन चौहान साहब ने, JUIF से हमारे साथ इस्माइल बुलीदी साहब हैं और हमें नून लीग से ज्वाइन करेंगे सिद्दीक फारूक साहब। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। बुलीदी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी और पहले ज़रा इस पे बात करते हैं कि क्या ख्याल है जो सियासी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, ये नज़रियात से जुड़ी हुई होती हैं या शख्सियत से? ये अपने नज़रियात की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं या फिर अपने सरबराह की बुनियाद पर? सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया। पर ये पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी या सियासी जमातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि चंद को छोड़कर अक्सर ये शख्सियात के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो उनका मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, चाहे उसमें काबिलियत भी हो, ठीक है, उनको आगे आने के लिए न दिया जाता है। जिस तरह कि यूरोप में अब नाई का बेटा भी एमएनए है, बिल्कुल है, कोई लेबर का बेटा भी मिनिस्टर है। मैं हालैंड में एक दफा गया था, वो बाइसिकल चला रहा था, कोई आया होटल में, उसने कहा जी मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ हालैंड का। तो वो मैंने पता किया, उसने कहा जी मेरा बाप नाई है, अभी भी नाई का काम करता है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे मेरे ख्याल हम बालातर होकर अगर ये सिस्टम बनाएं कि इसमें सिर्फ अपने चार राउंड अबाउट अपने फैमिली, इसमें ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसको जो मिडिल किस्म के लोगों को, उनको पता होता है कि पाकिस्तान में जो 95% गरीब रहते हैं। एक बात बताइएगा मुझे कि मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब में किस चीज का इख्तिलाफ है, शख्सियत का, नजरियात का या मफादात का? मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफात तो मेरे ख्याल ये तीनों का नहीं है, सिर्फ मिस इज अंडरस्टैंडिंग है। वो क्या है? और ये कि वो कुछ साफ जाहिर है कि जमात जब इमरान खान इलेक्शन लड़ता है तो उनको उस इलाकों में जो खतरा हो, तो अगर वो कुछ बातें न करे तो उसको भी क्या बातें ना करें? नहीं, वो उनके खिलाफ जो उसने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए शुरू में, खतरा तो मौलाना फजल रहमान साहब को था, इमरान खान साहब को नहीं था। नहीं, इमरान खान को भी था, क्योंकि इमरान खान को यह था कि ये जीतना था, सुनामी आता है वहां, कराची समंदर था, वो पंजाब से उसका रुख किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। अगर ये इधर हमारे कुछ 20 सीटों पर मौलाना साहब टेस्ट हुए हुए थे, इमरान खान साहब को अपना टेस्ट देना था। नहीं, देखो इमरान खान से हमारा कोई डर नहीं है, ना खौफ है मौलाना का।
ہمارا آج بھی ہم کہتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کراچی میں داندلی ہوئی ہے، یہ پنجاب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ بھی داندلی کی ہے. نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ نظریات، نہ شخصیات، نہ کوئی مفادات. تو پھر اختلاف ہے کس چیز کا؟ اختلاف تو اصولوں پر ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں. آپ نے جو نعرہ دیا عوام کو اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں ابھی حکومت پریکٹیکلی ہے، تو آپ اس کی آپ نے اصولوں پہ اختلاف نہیں کیا، آپ نے یہود و نصارہ کی بات کی ہے. نہیں، یہود و نصارہ تو ہم نے جو بات کی وہ تو خیر چیلنج کیا ہے عدالت میں، ہم اس کو ثابت کریں گے کہ اس کا اگر لنک ہے وہ کوئی چیز ہے تو وہ تو سب کو پتا ہوگا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے اگر میرا کوئی کسی جگہ کنیکشن ہے تو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصولوں پر اختلاف ضرور ہے کہ اس میں جو ان کا نعرہ تھا جو عوام کو دیا اس پر وہ پورا ابھی نہیں اتر رہے. جی فیاض الحسن چوہان صاحب، کیا واقعی آپ لوگ ابھی تک ایکسپیکٹیشنز پہ پوری نہیں اترے جے یو آئی کے مطابق؟ اور آپ بھی رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں، یہ بھی ہیں، آپ لوگوں کا میدان بھی ایک ہے کے پی کے. آپ ذرا کلیئر کر سکتے ہیں کہ اختلاف کس چیز سے ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میری طرح کے ایک مسکین آدمی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کر سکوں. دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر مذہب کے نام پہ بھی ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں اور سیکولرزم کے نام پہ بھی ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں. ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی لبرلزم کے نام پہ پاکستان کو ایک انتہا پہ لے جائے یا مذہب کے نام پہ دوسرے انتہا پہ لے جائے. دوسری بات یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس کے اندر جب آپ میدان میں اترتے ہیں، جس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے درمیان ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ، کنٹروورسی آتی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آپ مذہب کے اوپر نہ لے کر آئیں، کسی کے عقیدے کے اوپر نہ لے کے آئیں، کسی کے دین کے اوپر نہ لے کے آئیں. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مطلب انہوں نے یہودی کا کہا، لیکن وہ کیا نکلا کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے حلقے کے 70,000 لوگ یہودی نکل آئے. انہوں نے جناب عمران خان صاحب کے جناب موقف کو مان لیا. یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس کے اندر آپ اپنی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو مسلم، غیر مسلم، کسی کو غدار، کسی کو فلاں چیز یہ مت کہیں. ہمارا تو موقف یہ ہے. تیسری بات یہ ہے، ہم آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے حوالے سے اگر امن مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹھیکیدار بناؤ. ہم تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر پہ جناب تاج بٹھاؤ اور کام شروع کرو. اسی طریقے سے معاملات کو چلاؤ. پالیٹکس کے اندر آپ نے کلیئر کر دیا. نون لیگ بھی رائٹ ونگ کی جماعت ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہی پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. وہاں اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو خاندانی سیاست سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. خاندانی سیاست آپ کا ایشو بھی ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے پورے خاندان میں سے آپ کو ایک بندہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی تنظیمی طور پہ عہدیدار ہو، کوئی ایم این اے ایم پی اے سینٹر ہو، انہوں نے کسی کو ٹکٹ دیا ہو. لیکن آپ خان صاحب کو نکال دیں تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی نہیں ووٹ دے گا. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جماعتیں کہ جنہوں نے ایک پورے کے پورے خاندان کے ساتھ اس ملک کے اندر 5-5, 6-6, 7-7 دفعہ 8-8 دفعہ حکومت کی ہے، صوبائی اور وفاقی، اور ڈیلیور نہیں کیا، الٹا پاکستان کے اوپر مسائل کا انبار اور پہاڑ لگا ہے. لوگ اگر خاندانوں کو قبول کر رہے ہیں، اقتدار میں لا رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے چوہان صاحب؟ ہمارا کام ہے ہم سمجھائیں. ہم سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں فیصلہ آباد کے اندر آپ نے دیکھ لیا، فیصلہ آباد کے اندر آپ نے دیکھ لیا پنجاب حکومت کی چھتری تلے جائے وہ آپ کا پی پی 72 کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے 30 سال 35 سال اپنی ایک پالیٹکس انجوائے کی، آپ کو مواقع ملے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے فیصلہ آباد کا ذکر کیا نا، فیصلہ آباد کے جو ایم این اے ہیں طلال چودھری صاحب، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ تینوں رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں نا، لیکن کیا خیال ہے، کیا چیز ہے جس نے آپ لوگوں کو ان دونوں پارٹیز سے زیادہ مقبول کر دیا ہے، اتنی واضح برتری دی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے کریڈیبل لیڈرشپ جو ہے نا، وہ میاں نواز شریف نے پچھلے 25 سال میں پروو کیا ہے کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس نے دوسری جماعتوں کی طرح لوگوں کو ہم نے بیوقوف نہیں بنایا. زمینی حقائق کچھ اور تھے اور ہم نے وعدے کچھ اور کر لیے. ہم نے وعدہ نہیں کیا کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہوگی، 90 دن میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. ہم جناب یہ جو سیاست خاندانی ختم کریں گے، اور ختم کرتے کرتے ہم نے چیف منسٹر کے پی کے کو 5 سیٹیں دے دی، اس کو گھر والوں کو. ہم نے اس طرح کے دعوے نہیں کیے. اور دوسری یہ بات، ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، وہ موٹر وے ہو، وہ ایٹمی پاکستان ہو، وہ یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کی بڑی بڑی یہ جو فائبر آپٹک ہو، وہ گوادر پورٹ ہو، یہ میاں نواز شریف کے کام ہے. اور اس دفعہ بھی ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم
इंशाअल्लाह ताला पूरे करेंगे। हमने सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए, बल्कि हमने वो बातें की हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब, जरा जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे वो कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं, इस पे भी कमेंट करें और साथ साथ ये भी बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप इमरान खान साहब को हटा दें, आप मुस्लिम लीग नून से शरीफ बरादरान को हटा दें, तो फिर इन दोनों पार्टीज में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, आप जो बात कर रही हैं ना, पहली तो आपने बात की कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की लड़ाई किस चीज की है। मेरा जाती ख्याल है कि लड़ाई कुर्सी की है। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनको वो बहुत देर से चले आ रहे थे। इमरान खान साहब ने आके उनकी वो जो बादशाहत थी वो तोड़ी है, और मैं समझता हूँ ये बेसिक इशू तो ये है इनकी लड़ाई का। जहां तक आप बात कर रही हैं इमरान खान साहब की और मुस्लिम लीग नून की, जहां क़यादत की बात है, देखिए इमरान खान साहब अपनी जमात की एक क़यादत कर रहे हैं, मियाँ साहब अपनी जमात की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आपको याद होगा कि ज्यादा लंबा चौड़ा मंशूर का या इश्यूज का इनका भी आपस में फर्क नहीं है। जी बिल्कुल। मियाँ साहब की मकबूलियत इसलिए थोड़ी, वो अभी तलाल चौधरी साहब कह रहे थे, मेरी हंसी निकल गई, कह रहे हैं मियाँ साहब जैसी क्रेडिबल जो क़यादत है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। असल में मियाँ साहब वेल कनेक्टेड हैं, जो यहाँ पे इक़्तिदार में जिन लोगों को लेके आया जाता है या भेजा जाता है, शायद इमरान खान के इतने कनेक्शन नहीं है अभी उस लोगों के साथ। ये IMF के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, अभी अमेरिकन के साथ इनके बड़े खुसूसी मरासम है, क्योंकि अभी आपको इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा तो मेरे ख्याल में नादरा की बात से हो गया है कि क्या वो ड्रामा रचाया गया था किस तरह। और हम पहले दिन से कहते थे कि इनको जो लेकर आए हैं उन्हीं के ये मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आपने देखिए, तलाल चौधरी साहब ने कहा है वो वही वादे करते हैं जो वो पूरे करते हैं। देखें, तलाल चौधरी साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, मुझे भाई है। गुजारिश ये है कि ये मैं नहीं कहता कि पिछले 5 साल में तलाल मुझे बात कर लेने दें। तलाल ऐसे नहीं, तलाल अपनी टर्न पे, तलाल ऐसे नहीं, यार टर्न पे बोलिएगा, तलाल आप अपनी टर्न पे बोलिएगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आपको नहीं बोलने दूंगा, टर्न पे बोलिएगा। देखिए गुजारिश ये है, आप खुल के अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, पिछले 5 साल में भी मैं ये कहूं कि हालात अच्छे थे या महंगाई कम थी या आइडियल सिचुएशन थी, ये शायद नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे यूं लगता है जैसे पाकिस्तान पर गैर मुल्की हुक्मरानों का कब्जा हो गया है। दोनों शेर की जोड़ी जो है, इसने खुद कुछ जैकेट्स पहन रखी हैं, ये खुद कुछ बम्बार से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। और जिस अंदाज के अंदर ये महंगाई के ड्रोन्स मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि इनको 99 से भी ज्यादा जल्दी है। और यकीन मानिएगा कि आज पाकिस्तान में ना किसी की इज्जत महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। चाइना के अंदर इन लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राज पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ लोग ड्रोन्स में मारे जा रहे हैं, कुछ दहशतगर्दी की नजर हो रहे हैं, कुछ लोग जल्जलों में आ गए हैं। बाकी जो रही सही कसर है लोगों का कत्लेआम ये महंगाई के जरिए कर रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब, मैं आपको गुजारिश कर दूं, आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। वो वक्त बहुत करीब है। अगर आज आपने आपका वादा दिया था अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए साथ देने का, आज हम कॉल दे दें तो आपकी जो क़यादत कहते हैं ना क्रेडिबल, वो रायवंड के महलों से बाहर नहीं निकल सकेगी। जिस अंदाज के अंदर आप क्या बातें कर रहे हैं? बसर साहब, आप कैसे कॉल देंगे? जरदारी साहब ने कहा 5 साल तक हम सियासत नहीं करेंगे, आप कैसे कॉल देंगे? 5 साल बाद सियासत करेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने। पारस सुन लें, हमने इनको ये बिल्कुल ये कहा कि हम वो सियासत नहीं करेंगे जो आप साजिशों की सियासत किया करते थे। हम लोग नहीं वो पॉलिटिक्स करेंगे। सुन ले मेरी बात, सुन ले। हमने इनसे वादा किया था, लेकिन क्या इन हालात में जो पार्टी चुप रहेगी वो मुजरमाना गफलत करेगी, वो कौम के साथ बददियानती करेगी। कौम अपने बच्चों को मार रही है, नहरों में बच्चियां छलांग लगा रही हैं। और ये बादशाह मुगल सुने, आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ये कहते हैं कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन थी नून लीग की, और ये जो ऑपोजिशन आप लोग कर रहे हैं ये भी ताबेदार ऑपोजिशन का इसको नाम दिया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब, कोई किसी गलत आप ही के किसी एक पार्टी के रहनुमा ने ये बात कही है। ठीक। अच्छा तलाल चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इन इश्यूज से। नए चेयरमैन नैब के ऑर्डर से जरदारी साहब जो हैं उनके मुकदमात खोल दिए गए हैं, तो क्या मुफाहमत खत्म कर रहे हैं आप लोग? और अगर ये सही है तो क्या जरदारी साहब के मुकदमात के बाद क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी मुकदमात खुलेंगे? इससे पहले तो ये है कि ये उनके मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है। हमने मीनिंगफुल कंसेंसस बेस्ड मुशावरत की है अपोजिशन लीडर के साथ, और उसके बाद एक क्रेडिबल आदमी जिसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है सर्विस में, वो
ये पूरा क्राइटेरिया पे उतरता है, वो चेयरमैन नैब लगा है, वो बिल्कुल अपने काम में आजाद होगा, कोई फर्क नहीं होगा। और इंशाल्लाह अब वो दिन नहीं है, अब मीडिया ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, अब आप नाइंसाफी नहीं कर सकते कि एक रेफरेंस तो आप खोलें दूसरा ना खोलें, एक को आप फायदा दें दूसरे को ना दें। ये दिन गुजर चुके हैं। ये मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है और ना कौम कबूल करेगी और ना ही कोई और, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आपने कहा वो अपने काम में आजाद हैं, मीन्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुकदमात भी खुलेंगे? बिल्कुल, सबके जिसके भी बहुत अच्छी बात है, मियां साहब के हाथ से जिसके भी पेंडिंग है। और ये जो मेरे भाई शोर मचा रहे हैं मुकमका, इन्हें कहे मेरा इनका तहरीके इंसाफ की बजाय तहरीके एहतजाज नाम रख लें अपना। हर उस बात पे एहतजाज करते हैं, हर बात को कंट्रावर्शियल करते हैं। अब इस बात में बताएं कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक अपॉइंटमेंट नहीं हुई? मैं पूछ लेती हूँ तहरीके एहतजाज बकौल तलाल चौधरी साहब। सबसे पहली बात ये कि मेरे भाई ने कहा कि सबसे ज्यादा क्रेडिबल पर्सन शख्सियत नवाज शरीफ साहब। मैं आपके सामने 4 चीजें रख देता हूँ, उनके लीडर है वो कहेंगे, मैं रख देता हूँ ना, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रख देता हूँ। इन्होंने सीने पे हाथ मार मार के कहा 6 महीने के अंदर अगर हमने लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम तब्दील कर देना, जो मेरे बाप ने रखा था ना, लेकिन वो नहीं कर सके ना। इन्होंने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक को जो इन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में गालियां और सलवातें सुनाई, उसके क्लिप्स मौजूद हैं। इन्होंने आते ही IMF से मुआहदा किया, इन्होंने महंगाई खत्म करने का वादा किया। आज 31% इन्फ्लेशन रेट है। इन्होंने मिसाक जमहूरियत के अंदर 3 चीजें तय की, जिन 3 चीजों का इन्होंने आते सारी वायलेशन की। इन्होंने कहा जी बलदियाती इंतखाब जमाती होंगे, इन्होंने गैर जमाती अनाउंस किए। इन्होंने कहा जी कि MQM मिसाक जमहूरियत के अंदर के MQM के साथ कभी भी गोल बेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 10 जुलाई को जो है ना लंदन में, कि MQM के साथ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और कोई पार्टी भी आइंदा अलायंस नहीं करेगी। इन्होंने अपने सदर ममनून साहब का वोट लेने के लिए उनके साथ जनाब उनको गले लगाया। इन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब मिसाक जमहूरियत में रिटायर्ड जज होगा। इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट। अब किस बात की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं? अवाम की हालत यह है, ये अवाम की मोहब्बत की बात करते हैं। अवाम सरों में खाक डाल के कहती फिर रही है कि हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की, टकरे मारती फिर रही है अवाम। अवाम से जीने का हक तो छीना ही गया था, मरने का हक छीन लिया है। लोग मरने से पहले सोचते हैं कि भाई जी मरूंगा तो मेरे बीवी बच्चे पीछे जो है वो मेरी तजहीज़ और तकफीन किस तरह करेंगे, मेरे कुल और 40वें किस तरह पढ़ेंगे, लोग दुआ के लिए आएंगे तो उनके लिए खर्चे किस तरह करेंगे। इन्होंने तो सत्यानाश फेर दिया इस मुल्क का। ये कहते हैं क्रेडिबिलिटी। किस बात की क्रेडिबिलिटी? परफॉर्मेंस दिखाने और ये परफॉर्मेंस दिखा दिया, 18 रुपए यूनिट बिजली कर दी है, इससे बड़ी परफॉर्मेंस कौन सी होगी? तो देना थोड़ा सा। एक मिनट तलाल चौधरी साहब, खामोश मेरी बात सुने, बड़ी खामोशी से आपकी सुनिए। क्रेडिबिलिटी की आलम ये है कि वो मुल्क जो 70 अरब डॉलर का मकरूज है, उसका क्रेडिबल वजीर आजम जाकर $7,650 के जाके जो है वो होटल में रहता है, जो 10 लाख के बराबर एक रात का किराया बनता है। क्रेडिबिलिटी का आलम यह है कि आपके गवर्नर हाउस के अंदर 29,000 रुपए का डेली दूध आता है। सड़क पर हैं वजीर आजम, क्या चाहते हैं आप? नहीं है, सड़क पे नहीं, उनको आपने 5 साल बर्दाश्त किया, क्रेडिबिलिटी यह है कि डॉक्टर इस्माइल बलीदी साहब ने आपको हॉलैंड की मिसाल दी। ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी कि हॉलैंड के अंदर एक वजीर आया जो साइकिल के ऊपर सवार था, वो नाई का बेटा था। जब मुल्क डूब रहे हो, जब मुल्क कर्जों का शिकार हो, तो फिर उस मुल्क के वजीर आजमों को और उस मुल्क के उन हुक्मरानों को कि जो हाथ हला कर और जबरदस्ती जो है वो माइक को उठाकर जो है वो जाली चुएल लाई और मौजे तंग और हिटर बनने की कोशिश करते हैं, उनको फिर अमल भी दिखाना पड़ता है। मिसालें तो बड़ी अच्छी ज़बान की क्रेडिबिलिटी से काम नहीं बनता, ज़बान की क्रेडिबिलिटी से नहीं, अमल की क्रेडिबिलिटी से। अमल यह है कि उनके बेटे का आज 500 मिलियन पाउंड का जो है वो प्लाजा जो है वो लंदन के अंदर बन रहा है, और गरीब जो है वो पिस रहा है, गरीब मर रहा है। यहां पर 50 रुपए किलो आटा, 100 रुपए किलो सब्जी, 200 से 300 रुपए किलो जो है वो आपका फल मिल रहा है। ये क्रेडिबिलिटी है। बुलीदी साहब आप क्या कहेंगे? आप तो हुक्मरान जमात के साथ है ना, आप तो इत्तेहादी हैं उनके, ये क्रेडिबिलिटी। बुलीदी साहब के पास मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको देती हूँ। बुलीदी साहब क्या एहतसाब हो सकेगा आप समझते हैं, या एहतसाबी ड्रामा होगा? मैं समझता हूँ कि भारत से इस मुल्क में मुझे ये तवक्को नहीं है किस चीज की, एहतसाब की, क्योंकि अब तक जितने जमात के साथ होते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं? वो कि हम जमात के साथ है, लेकिन हालात क्या जो तजुर्बा है, हाँ। यहाँ मसलतों के शिकार है। ये कमर साहब मेरा दोस्त है, मेरे पर कोई एतराज नहीं है, बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड है और मैं इस पर उम्मीद भी करता हूँ, आप साथ हैं ना इनके, आप भी मसलियत का शिकार हैं। दुआ भी करता हूँ कि वो अल्लाह करे कि सबका एहतसाब करे। दूसरी बात ये कि जो आप क्यों नहीं कर सकते, क्या रुकावट है? मतलब कि जरदारी साहब का भी एहतसाब नहीं होगा और ना ही किसी और का होगा। मैं कहता हूँ कि अगर जनरल मुशर्रफ जो कि
इस मुल्क के मुजरिम थे और उसने आइन तोड़ा, उसने लाल मस्जिद का वाक़या किया, बुगटी को शहीद किया, उसने जजेस को नजरबंद किया, आज वो उसका बेल हुआ है, वो बाहर जा रहे हैं। और उनके साथ उसी वक्त 17वीं तरमीम भी की थी आपने, अपना भी बताते जाएं साथ-साथ। 17वीं तरमीम हमने इसलिए की थी, हम अपोजिशन में थे कि उसको हमने रास्ता दिया कि वो वर्दी उतारे, उसने वादा भी किया था। रास्ता दिया या लीगलाइज किया था? अगर उसने वादा खिलाफी की तो हमारा कसूर नहीं है, उसने ऐलान किया कि दिसंबर में वर्दी उतारूंगा, हम उसका हिस्सा नहीं थे। दूसरी बात सब ने की ना, कहीं ना कहीं माने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे साथी लाहौर वालों को भी याद है तो नहीं, तो उसमें ये है कि हमें बी टाइम दी, तो ये जो बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमती गुड गवर्नेंस की, ठीक है, तो मैं इस पर मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि जो वादे नवाज शरीफ ने किया था उस पर एक पर भी पूरा नहीं उतरता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो अभी बिजली का रेट $6 अरब, बिजली पे भी आते हैं, बिजली में आती हूँ मैं, बिजली पे आती हूँ, ब्रेक भी लेना। मैं जरा तलाल चौधरी साहब का भी कमेंट है इसी बात पे, एक ही लफ्ज में कि $6 अरब, ठीक है, उसने हिसाब डालने किन शराइत पर लिया, वो शराइत को कौम के सामने लाया जाए। ये पूछना आपका काम है, टॉक शो में सना थोड़ी है आपका काम। जी तलाल चौधरी साहब, जरा पहले आप चौहान साहब की बात का जवाब दे रहे हैं, वो दे दें, फिर जरा आगे टॉपिक की बात करें। चौहान साहब जितनी मर्जी कर लें, जितने मर्जी जज्बाती ये डायलॉग बोल रहे हैं और ये जो है ना शेर पढ़ लें, जो क्रेडिबिलिटी का जो बात है ना उसे प्रूव करना होता है लोगों ने, अवाम ने, और क्रेडिबिलिटी एक दफा प्रूव नहीं हुई, ये पिछले 25 साल में कई दफा हुई है। 11 मई के इलेक्शन के बाद 22 अगस्त के इलेक्शन का हमने रिप्ले किया, आने वाले वक्त में भी ये क्रेडिबिलिटी होगी, और हमने तो काम करके दिखाए हैं, हमने सुहाने ख्वाब ने काम तो वाकई आपने करके दिखाया, जो हम कर नहीं सकते। और अगर ये मेरे काम कर दिया काम का इन्होंने, तो चक शहजाद का जो है ना वो पूरा फार्म हाउस, उससे लेके तो फिर बड़ी लंबी दास्तान है मेरे पास। काइंडली वो जरा आर्गूमेंट वो करें जो इनके पास, जो कि लोगों के काम के सिलसिले में हमने पहले आते ही 500 अरब रुपया दिया। फिलहाल मुझे एक काम गिनवा दें जो आपने अच्छा किया, कराची के हालात पर कंट्रोल करने की कोशिश की, हमने आते ही दहशतगर्दी के लिए एपीसी की, और उसके अलावा कल परसों ये इसका हमने परसों कानून आया है। काम तो कर रहे हैं, बस ऐसा थोड़ा टाइम भी देना चाहिए ना। ब्रेक ले लूं मैं उसके बाद। ये 100 दिन की कारकर्दगी है, 100 दिन की। और दूसरे बात साइड पे वो जरा अंदाजा लगाएं, सबसे कम ब्रेक ले लूं, जरा डिटेल में कर जी जी। सबसे भारत असेंबली का इजलास जो कम दिन हुआ है ना पूरी 5 असेंबलियों में, वो केपेकी का हुआ है, सबसे बड़ी कैबिनेट इनकी है, सबसे, और हर फैसला एक आप जो यहाँ करते हैं और मिनिस्टर्स ही नहीं होते, खरीदनी एक पेंसिल भी खरीदनी होती तो इमरान खान वज़ीर आज़म साहब का इश्तिहार दिया हुआ है इमरान ने, हेलीकॉप्टर सारे गुमशुदा का, वज़ीर आला का भी और वज़ीर आज़म का भी। चलें ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ जरा, ब्रेक से तो फिर शौकत बसर साहब आप जरा बात कीजिएगा इस पे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बसरा साहब, ये बताइएगा कि अब मुकदमात तो खुल गए हैं, तो क्या अब भी सियासत नहीं करेंगे आप? जैसे कि जरदारी साहब ने कहा 5 साल नहीं करेंगे, और अब करेंगे क्या? क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाएंगे या शफाफ एहतसाब होने देंगे आप? देखिए, पारस करप्शन एक कौमी मसला है, एक नेशनल इशू है। अगर इसका हमने सद्देबाब ना किया, बंदोबस्त नहीं किया, तो मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ सकती कौम हमारी। सब कहते हैं ये बातें, कैंसर की मूजी खत्म करने की बात करें, मूजी बीमारी, कैंसर की मूजी बीमारी की तरह ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही है। और कमरुज़्ज़मान साहब जो अभी नए चेयरमैन नैब आए हैं, इनके ऊपर मीडिया भी नजर रखे, इनके ऊपर सिविल सोसाइटी भी नजर रखे। अगर इन्होंने क्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना किया, अगर इन्होंने चीफ जस्टिस साहब की तरह अपने मनपसंद पार्टियों को प्रोटेक्शन दी या मनपसंदीदा लोगों को, मीडिया भी नजर रख ले, सारे नजर रख लें, आपने जो नजर रख के उनको अपॉइंट किया है उसके बारे में भी कुछ कह दें। मेरी यार सुन ले, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं ना। मैं अगर इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब ना किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको ला सकती है मुशावरत के साथ, तो इनको घर भी भिजवा सकती है, ये मैं कौम को बता दूं। दूसरी बात, अभी आपने बात की कर रहे थे अपने चौहान साहब जी, अच्छा चौहान तलाल चौधरी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन यकीन मानिए आपने कौम का 4 महीने में कचूमर निकाल दिया है।
इतनी तेजी के साथ कभी महंगाई माजी में नहीं बढ़ी। वो आप कहा करते थे ए तारे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी। ओ भाई आपके कहां गई आपकी तारे लाहौती? आपका कशकोल इतना बढ़ गया है, आप गली गली नगर नगर लेकर कौम को आपने गिरवी रख दी है। डार और डॉलर का वो जो बसरा साहब वो तो ये भी कहते हैं कि वो दस्तूर को भी नहीं मानते। हाँ वो भी सुन ले, मैं वो भी आपको अर्ज कर देता हूँ। डार और डॉलर का सितारा ऊपर जा रहा है, कौम का टाइटैनिक डूब रहा है। अभी आपने वो दस्तूर की बात कही, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब और बड़े मियां साहब तो बड़े तरन्नम में पड़ा करते थे, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश किया करते थे। आपको याद होगा कि वो महंगाई के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान पे पंखियां भी जला करते थे, कैंप भी लगाया करते थे। आज कौम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, छत नहीं है, और ये कौम को हकायक नहीं बता रहे। आपको याद होगा, अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन मैं अगर कहते तो सुना देता हूँ। वो 1 मिनट के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा पूरी कौम को। वो मियां शहबाज शरीफ साहब, तलाल साहब मियां शहबाज शरीफ साहब पढ़ा करते थे, दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अभी मेरे आगे माइक नहीं है वरना मैं वो भी फेंक देता। और फिर कहा करते थे खुशबुओं का नगर आबाद होना चाहिए, इस नजर को अब बर्बाद होना चाहिए। बिल्कुल जो उन्होंने पढ़ा था, अंधेरों में भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं हम। तलाल मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो आप कौम को सुनाया करते थे मेरे भाई। मुश्किल कौम ने आपसे जान छुड़ाई है 5 साल बाद। अब आपकी मेहरबानी, मैंने मान ली बात आपकी। ठीक आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो आज हालात हैं, मेरी बात सुन ले। मुझे यकीन मानिए हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, लेकिन शायद माजी में भी आप अपने वजन से हमेशा गिरे हैं। चलें ठीक है बसरा साहब, आपने सुन ले आपने डाके डालने शुरू कर दिए हैं, वो IPPs हो, वो हाइब्रिड गाड़ियां हो, प्रोजेक्ट हो, डार और डॉलर जो है वो बसरा साहब, चौहान साहब को बहुत सारे उनको बात करनी है, फिर तलाल साहब जरा जवाब दीजिएगा। सुनने साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही, वो इसी तरह लहक लहक के जो है वो बोला करते थे। लेकिन हुआ ये कि जब वजारत उज़्मा और वजारत आला का हलफ उठा लिया तो उन्हें ये पता चला कि बिल आखिर तक हार के यारो हमने ये तस्लीम किया, सच्चा इश्क है ज़ात से अपनी, बाकी सब अफसाने हैं, बाकी सब बेगाने हैं, बाकी सब बहाने हैं, बाकी सब झूठे नारे और तराने हैं। असल में इनको अपना खुद ही का जो फलसफा है ना, हमारे हुक्मरानों को ये समझ आ गया कि अपनी जात के लिए करो जो करना है, अपने सनतकारों के लिए करो, अपने ताजरों के लिए करो, अपने साहूकारों के लिए करो। 2% सेल्स टैक्स का इजाफा, आपको पता है इसके पीछे गेम क्या है? उसके पीछे गेम यह है कि पूरे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स जितने हैं ना सरकार जी, उन्हें कहा गया था कि 17% जनरल सेल्स टैक्स लग गया। अब आपने अपनी कमोडिटी का जो मटेरियल है ना, पैकिंग का, उसके ऊपर अपना कीमत भी लिखनी है और जनरल सेल्स टैक्स भी लिखना है। उसके 2 फायदे होने थे, एक आवाम को एग्जैक्ट कीमत पता चलनी थी, दूसरा FBR को टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से भी क्लैरिटी होनी थी। उन्होंने प्रेशर डाला यार कि हमने ये नहीं करना, हमें इसमें छूट दो। छूट ये दी गई कि अब आपने कोई कीमत नहीं लिखनी, अब आपने कोई जनरल सेल्स टैक्स अपनी जनाब मटेरियल के ऊपर नहीं लिखना, पैकिंग मटेरियल पे आपकी मर्जी है, आपको 2% टैक्स लगा देते हैं, आप कीमत कम लिखें या ज्यादा लिखें। ये सारे का सारा सनतकारों और ताजरों की हुकूमत है, ये गरीब की हुकूमत नहीं है, ये रेडी वाले की हुकूमत नहीं है, ये छाबड़ी वाले की हुकूमत नहीं है, ये क्लर्क की हुकूमत नहीं है, ये किसान और हारी की हुकूमत नहीं है, ये एक जो है वो स्टीनोटाइपिस्ट और किसी जो है वो चौहान साहब, लेकिन एक गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले की हुकूमत नहीं है। इस वक्त हम जो एक बहुत मसला और मैं डेली ग्रोसरी लेने जाता हूँ, आप यकीन जाने मैं डेली ग्रोसरी लेने जाता हूँ, आप गोश्त की कीमत देखिए, आप सब्जी की कीमत देखिए, आप दालों की कीमत देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीज पे हाथ रख ले, लोगों की चीखें निकल गई है तलाल चौधरी इन 4 महीनों के अंदर। ये कहते हैं क्रेडिबिलिटी है। अब उनकी सुनते हैं, क्या इस महंगाई का आपको अंदाजा है? जरा इसको क्लियर करें और साथ साथ एक हमारी मुश्किल और हल कर दें। ये एक पहेली बन गई है कि जो वाटर एंड पार्क की मिनिस्ट्री है उसको संभाल कौन रहा है, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली या शहबाज शरीफ साहब या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक? मुशीर भी साथ हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। मुझे सारे जवाब देने दे, मैंने बोला नहीं कोई। सबसे पहले ये वाटर एंड पार्क की बात है। वाटर एंड पार्क के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो क्रेडिबल आदमी हैं, वो कभी भी
ऐसी कोई भी ओहदा नहीं लेंगे जिसमें उनका इख्तियार ना हो। सेकंडली, अगर ये हम पे इल्जाम लगाया जाता है जी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उसमें दखल अंदाजी करते हैं, वो करते, चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारी टॉप की जो लीडरशिप है उसके हैं, 65% के सूबे के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर वो कोई मशावरत देते हैं लेकिन फैसले मिनिस्ट्री ही करती है, ख्वाजा आसिफ साहब ही करते हैं। नहीं तलाल साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेलवे की और वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्रीज को वो देखेंगे कंप्लीटली। मेरी बात सुन ले, वाटर पावर का ये जो हमें मैंडेट मिला है, जो हम इलेक्शन जीते हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू लोड शेडिंग का था। अगर मुस्तकबिल में हमने ये मसला हल ना किया तो हमारी सियासत, हमारा हशर भी वही होगा जो पीपल्स पार्टी का हुआ था। अच्छा। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें हमने सबसे अपना बेहतरीन आदमी को डिप्यूट किया है, और वो ख्वाजा आसिफ साहब कभी भी अगर उनके पास तलाल चौधरी साहब, मैं एक बात आपसे करूं, ये जो पावर जनरेशन की मीटिंग्स हैं शहबाज शरीफ साहब वो करते हैं, डेट शहबाज शरीफ साहब देते हैं, ख्वाजा साहब खुद इस बात पे नाला हैं, उन्हें कंप्लेन है कि मेरी मिनिस्ट्री में हद से ज्यादा मुदाखलत हो रही है। ख्वाजा साहब नाला हैं, ये आपको किसने कहा है? अपने अंदाजे ना लगाएं। उनके रवैये से पता चल रहा है, बिहेवियर से कुछ पता चल जाता है, उनकी बातों से पता लग रहा है। ये आपके अंदाजे हैं, ये बहुत सारा प्रोपोगंडा है। अगर ख्वाजा साहब के साथ कोई ऐसी बात होती, मैं उनको जानता हूँ जाती तौर पे, अच्छा। वो कोई ऐसा होता ना लें जिसमें उनका इख्तियार नहीं है। ठीक है, एक बात सबने एक मिनट की बात करनी है, एक मिनट ही रह गया। बात ये है, बसरा साहब आप जरा फिर रुकते, मुश्किल से हैं, बुलेदी साहब की सुन ले, मैं फिर टाइम देती हूं। एक मिनट मुझे ले लेने दे, 1 मिनट जी। देखिए हालात ये हैं कि इस हुकूमत के पास पॉलिसी ये है कि गुर्बत खत्म नहीं होती, गरीब को खत्म कर दो। अच्छा। लोड शेडिंग खत्म नहीं होती, बिजली इतनी महंगी कर दो कि लोग कहें लोड शेडिंग रहने दें। ठीक है, इदारे ठीक नहीं होते, इदारों को बेचना शुरू कर दें। मुझे एक बात बताइए, मैं तलाल साहब की भी बात सुन रहा था, हालात बड़ी तेजी के साथ खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यही महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो हम खुद सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। हालात सिविल वार और खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलें, मुझे पारस इनका जवाब दे लेने से, जिस भाई क्या जवाब लेने दें, आप महंगाई को कम करें। इन्होंने कौम को छोड़ा है, 4,800 अरब कर्जा था, 14,700 अरब छोड़ा है। टाइम कम रह गया प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, बसर साहब एक सेकंड, बुलेदी साहब, सर्कुलर डेट अदा होने के बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है, क्या वजह इसकी आपको लग रही है? और जो वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है, इसके जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, क्या लोड शेडिंग का खात्मा हो सकेगा आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि पारस यहाँ हालात इंतहाई ख़राब हैं। जो इलेक्शन के टाइम लोगों ने जो उम्मीदें की थी कि ये हुकूमत आकर कुछ बेहतरी होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो कहते हैं कि 2 बच्चों को मैं जाकर कहीं कोई नदी में फेंक। दूसरी बात यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो मिनिस्टर तो किसी में मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके अपने एमएलए नाराज हैं कि वो किधर है। इसकी मैं जो हालत देख रहा हूँ कि अभी जरदारी को लोग याद करते हैं, जब जरदारी ने जो हुकूमत की, कौम ने उनको सबक सिखाया कि आपने जो आपका गुड गवर्नेंस थी, हमने आपको रिजेक्ट किया। अभी जो ये हुकूमत है, इसके बावजूद आप हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत के साथ हम बेहतरी के इसलिए रहे कि कुछ बेहतरी आ जाए। बेहतरी तो नहीं, हम तो ये जद्दोजहद हम कर रहे हैं कि उनको मशवरा दी कि वो कुछ बेहतरी करे, लेकिन मैं ये समझता हूं 4 माह में अभी तक कोई मशवरा नहीं दिया आपने। 4 माह में तो हमने मशवरा काबीना में शामिल नहीं है, हम अभी तक तो क्या मशवरा दें? हमें तो मुलाकात तो हुई होगी ना, मुलाकात तो हमने मशवरा दिया है 4-5 मुलाकात में मौलाना फजल रहमान। दूसरी बात यह कि यहाँ जो हालात है, मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो हुकूमत है, अगर उन्होंने अपनी ये रवैया ठीक नहीं की, ये हुकूमत बहुत देर तक नहीं चलेगी। अच्छा। और लोग सड़कों पर आएंगे। और इसके अलावा दहशतगर्दी का जो इशू है, महंगाई का इशू है, लोड शेडिंग का जो इशू है, लोग बड़े ख्वार हैं। और ये जो वादा उसने किया था, और मैं समझता हूँ कि एहतसाब आवाम करेगी। इसके बाद नवाज शरीफ जिस तरह पीपल्स पार्टी का आज हुआ, इसी तरह वो होगा। आवाम एहतसाब के लिए तैयार है। बावजूद 99 से जैसा बुरा होगा। आपने एक नाम लिया था मुसद्दिक मलिक साहब का, शौकत तरीन साहब भी हैं और फिर मियां मंशा साहब भी हैं, सारे के सारे वजीर आजम साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस सूरत में सांझे की जो हंडिया है, इस सूरत हाल में क्या ये पानी और बिजली के मसाइल खत्म होते नजर आ रहे हैं? भाई ने ये कहा तलाल चौधरी साहब ने कि हमने बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा लगाया है जो चलाएगा जना के मिनिस्ट्री को। वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो अपना एक पूरा जुमला नहीं चला पाते। उनकी आधे घंटे की गुफ्तगू सुने तो बताऊं क्या होती है, ई ऊ ए 29 मिनट ई ऊ ए होती है
اور باقی 1 منٹ جو ہے نا ان کی پراپر کوئی ہوتی ہے. ایسے مطلب ہے نہیں, جس بندے سے بات پوری نہ ہو سکے وہ منسٹری کس طریقے سے چلائے گا؟ اور آپ کہتے ہیں منسٹری. ڈاکٹر مصدق ملک, سنیں, یہ معیار نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں ڈاکٹر مصدق ملک جو ہے وہ فارماسسٹ ہیں. اس فارماسسٹ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ نے منسٹری کیوں دی, اس کو مشیر کیوں بنایا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو سروسز دی نا ان کو, وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہیں. اس کے لیے پورا پروگرام چاہیے, ابھی میں آپ کو 1 منٹ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس جیسے ایک بندے کے ہاتھ میں پوری منسٹری دی ہوئی ہے. مجھے ذرا طلال صاحب سے جواب دینے دیں, میں ٹائم ختم. یہ مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے. بسرا صاحب آپ کے فکرے پارس میں نہیں. چوہان صاحب دیکھیں, ایک فکرہ دیکھیں, اگر بھارت قوم کو انقلاب مبارک ہو, اسی انقلاب کی نوید سنائی حکمرانوں نے, اگر آج کل کوئی شخص شرمندہ ہو یا نظریں نہ ملا رہا ہو تو اس کا مطلب مت سمجھیں کہ اس نے چوری کی ہے یا کوئی غیر اخلاقی جرم کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ شیر کو ووٹ دینے کے بعد پچھتا رہا ہے کہ وہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. ٹھیک, طلال صاحب اب جواب دے دیجیے گا, لاسٹ کامنٹ. جی دیکھیں, شیر کو ووٹ دینے والے ہیں ہی سارے. طلال صاحب بھی شرمندہ ہیں. انہوں نے کیا قوم کو بھی اور شرمندہ کیا اس پورے پاکستان کو, جو انہوں نے گند کرپشن کا, لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا کیا. اور یہ جو ہمیں پی ٹی آئی والے مشورہ دیتے ہیں نا کہ وہ فلانا, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے اس قوم کو جواب دینا ہے. پہلے بھی ہم نے دیا ہے, پہلے بھی لوگوں نے ہمارا احتساب بھی کیا اور ہم پہ اعتماد بھی کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پہ اعتماد کریں گے. چلیں, بہت شکریہ. تیاری کریں, اب 99 سے زیادہ برا عشر ہونے والا ہے آپ کا, ہمارے تمام تر تعاون کے. چلیں بس اب حکمران یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے اس عوام کو آپ کے پاس نہیں رہنے دینا. ٹھیک, جواب دینا ہے. بہت شکریہ آپ کا. طلال MLN کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے فیاض الحسن چوہان صاحب, اسماعیل ولیدی صاحب JUIF سے, تھینک یو سو مچ. تو شوکت بسر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.